हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम बीडी चुरेसिया की जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटन नाम सुनते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में मेरे हिसाब से हड्डी आती होगी, हड्डी यानी बोन्स। तो अगर आप बोन्स समझते हो, अगर आप समझते हो स्केलेटन का मतलब बोन्स है, तब आप 90% सही हो। स्केलेटन में बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स हम अभी समझेंगे और कार्टिलेज इसी चैप्टर में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इट फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड इज प्राइमरली डिजाइन फॉर ए मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स बाय द अटैच्ड मसल्स। तो स्केलेटन सिस्टम का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को जो सपोर्ट जो करती है, जो सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है वो होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। अगर हमारे बॉडी में अगर हम स्केलेटल सिस्टम को हटा दें, यानी बोन्स को हटा दें, तो जितने भी मसल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे से मतलब कि भिड़ जाएगी और नीचे गिर जाएगी। मतलब हमारी बॉडी एक रबड़ की तरह हो जाएगी, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारी बॉडी का, जो एकदम कभी इधर चला कभी उधर चला, ऐसे करते करते नीचे गिरता रहेगा। इसलिए स्केलेटल सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन होता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है। एंड इट्स प्राइमरली डिजाइन फॉर ए मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट बाय द अटैच मसल। और ये मसल्स के साथ हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम है, ये मसल्स के साथ बन के मूवमेंट को और अच्छे से प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारे जो मसल्स होगी उसकी मूवमेंट एकदम ही मतलब कि इनएक्यूरेट होगी। मतलब वो चलना कहीं, हमारी बॉडी चलना कहीं और चाहती है और चल कहीं और रही है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम एकदम जेल की तरह होती है। जेल का कोई मूवमेंट तो होता नहीं है, वो तो जहाँ उसका मन किया वहाँ चल देती है। तो ये इसमें बता रखा है कि हमारी जो स्केलेटन है वो बोन के साथ अटैच होकर एक इफेक्टिव मूवमेंट को क्रिएट करती है, जो एकदम एक्यूरेट होती है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं, तो अगर हमारी स्केलेटन सिस्टम ना हो हमारी बॉडी, तो हम उस चीज़ को हम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हमारे में स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट हो, अगर हमारे में बोन्स हो, तो हमारी बॉडी को हार्डनेस मिलती है, जिस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किक कर सकते हैं और आसानी से फास्ट वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग कर सकते हैं, किसी वजह से स्केलेटन की सिस्टम की वजह से। अब हम आगे आते हैं बोन्स में। तो सबसे पहले हम आएंगे स्केलेटन में बोन्स और कार्टिलेज होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोन्स से। तो बोन्स के सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी कि सेम वर्ड्स। तो लैटिन में बोन्स को बोलते हैं ऑस और ग्रीक में बोलते हैं ऑस्टियम। लैटिन में ऑस और ऑस्टियन के नाम से हम जितने भी टर्म्स होते हैं वो लैटिन में या तो ग्रीक में होते हैं, जैसे कि कंपेयर विद द टर्म ऑस्टियोलॉजी। अब इसमें देखो, ऑस का तो मतलब हो गया बोन्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी और ऑस का मतलब बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। फिर इसके बाद आता है ऑसिफिकेशन। तो फिकेशन का मतलब हो गया फॉर्मेशन और ऑस का मतलब हो गया बोन्स, यानी बोन्स की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। देखो हर वर्ड्स में ना डेफिनेशन छुपी हुई है, अगर आप उसे ढूंढो तो। फिर आगे जैसे आगे लिखा है ऑस्टियोमाइलिटिस, तो इटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन और ऑस का मतलब हो गया बोन और माइलिटिस का मतलब हो गया बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो या फिर बोन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोमाइलिटिस। अब इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, जैसे कि हमारी बोन में ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई में हमारे ब्लड वेसल्स में कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया और वो ब्लड वेसल हमारे बोन को सप्लाई कर रही है, तो वो फॉरेन पार्टिकल बाय द ब्लड हमारे बोन्स में चला जाएगा। तो बोन्स में जब वो फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो फिर वो वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जिस वजह से हमको पेन हो सकता है, फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। फिर इसका हम आगे आते हैं ऑस्टियोमाइलेशिया। माइलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग, यानी कि हमारे बोन्स, जब हमारी बोन्स एकदम सॉफ्ट होने लग जाती है, जब विटामिन डी की कमी होती है, जो ये बच्चों में देखा जाता है। ऑस्टियोमाइलेशिया का ही एग्जांपल होता है रिकेट्स, जो बच्चों में देखा जाता है। तो बच्चे क्या होते हैं, कभी कभार उनको सफिशिएंट विटामिन डी नहीं मिलता है, जिस कारण से उनकी जो बोन्स जो होती है, उनकी बोन्स की डेंसिटी होती है, मतलब अंदर का जो मास होता है वो एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है, मतलब एकदम ही कम हो जाता है, जिस वजह से उनकी बोन्स के ईजिली ब्रेकेबल होती है, ईजिली बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और उनकी जो बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो एकदम ही अलग होती है। मतलब कि रिब्स एक दूसरे से मतलब चिपके हुए होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं। उनके जो आर्म्स की जो बोन होते हैं वो एक दूसरे से मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। तो ऑस्टियोमाइलेशिया का मतलब हो गया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। फिर आगे आता है ऑस्टोमा। ओमा मतलब कैंसर। तो ऑस्टोमा का मतलब हो गया, मतलब कि कोई भी बोन है
ऑस्टियो का मतलब बोन। अगर कोई भी बोन के ऊपर एक और बोन डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि एक और बोन डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोमा। वो कोई लकी साइन नहीं है, वो एक कैंसर का साइन है जिसको आपको जल्दी जल्दी से रिमूव करना पड़ेगा अपने बोन से, वरना वो बाद में वो जो न्यू पीस ऑफ बोन है बाद में और मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर हम आते हैं ऑस्टोटॉमी। टॉमी मतलब सर्जरी, तो बोन्स की सर्जरी को हम बोलते हैं ऑस्टोटॉमी इन सिंपल वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल ही बता रखा है अब तक तो। फिर हम आते हैं डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ बोन्स में। तो बोन्स किस की बनी होती है। बोन जो होती है, बोन में होता है 1/3, बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू, इट इज इम्प्रेग्नेंट विद द कैल्शियम सॉल्ट विच कंस्टिट्यूट द रिमेनिंग 2/3 पार्ट। तो बोन्स में 2/3, अगर बोन्स में क्या होता है 2/3, तो उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है जो एक दूसरे से अटैच होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि होता है कोलेजन। और जो बोन्स में ये कैल्शियम सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट होता है जो हमारे बोन्स को हार्ड बनाता है। ओके, इसी कारण हमारी बोन जो होती है वो हार्ड होती है, आसानी से मुड़ती नहीं है, बहुत ही रिजिड होती है, और कनेक्टिव टिश्यू के कारण वो हल्की सी फ्लेक्सिबल होती है। फिर हम आगे आते हैं द इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट मेनली कैल्शियम फॉस्फेट एंड पार्शियली कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रेस ऑफ अदर सॉल्ट्स मेक इट हार्ड एंड रिजिड। तो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट का सबसे मेन कारण क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है बोन के अंदर, कि वो हमारी बोन को हार्ड बनाता है, रिजिड बनाता है। हार्ड और रिजिड का मतलब कि हमारी बोन क्या इजीली मुड़ नहीं सकती है और काफ़ी हार्ड होती है, जिस कारण क्या फ़ायदा होता है हमारी बोन को, विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ वेट बेरिंग एंड इम्पैक्ट फोर्सेज ऑफ जंपिंग। जिस कारण क्या होता है हमारी जो बोन होती है ना, वो कंप्रेसिव फोर्स, मतलब कि हमारी बोन्स में अगर कोई फोर्स हमको हमारी बोन्स को दबाने की ट्राई करे, कोई फोर्स हमारी बोन्स पर पड़े, तो हमारी बोन्स क्या है उसको ईजिली रेजिस्ट कर सकती है, उसको ईजिली सहन कर सकती है। किसके कारण? इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट के कारण, जो हमारी बोन को हार्ड बना देते हैं और रिजिड बना देते हैं, जिस कारण हम कंप्रेसिव फोर्स को हम झेल सकते हैं जो वेट बेरिंग के टाइम हम उठाते हैं। और इम्पैक्ट फोर्सेज ऑफ जंपिंग, और जब हम जंप करते हैं, जब हम कई ऊंचाई से कूदते हैं, तो अगर हमारी बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग हुई, तो हमारी बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या ईजिली ब्रेकेबल नहीं होगी और ईजिली उस फोर्स को वो सहन कर लेगी जब हम जंप करते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं द ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन्स में देखो 2/3 तो हो गया इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट। अब हम आते हैं 1/3 ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू, जो कि होता है हमारा कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर का या फिर ऑर्गेनिक टिश्यू का क्या फ़ायदा होता है बोन्स के अंदर, कि वो जो मेक इट टफ एंड रीसेलेंट, वो हमारी बोन को क्या टफ बनाती है और रीसेलेंट में हल्का सा फ्लेक्सिबल बनाती है, जिसके कारण क्या फ़ायदा होता है विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू टेंसाइल फोर्स। जिसके कारण क्या होता है हमारी जो बोन होती है ना, वो टेंसाइल फोर्स यानी जो खींचने वाली जो फोर्स होती है ना, उसको हमारी बोन सहन कर पाती है। यानी अगर आपकी बोन को कोई खींच रहा है, आपके बोन को खींचने की ट्राई कर रहा है या फिर मोड़ने की ट्राई कर रहा है, तो हमारी जो बोन्स होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो आसानी से मुड़ तो जाती है, लेकिन उसमें कोई डैमेज नहीं आता है। ये बताना चाह रहा है किसके कारण? कनेक्टिव टिश्यू के कारण। फिर इन स्ट्रेंथ बोन इज़ कंपेरेबल टू आयरन एंड स्टील। अगर हम स्ट्रेंथ के मुकाबले, अगर हम बोन की स्ट्रेंथ देखिए, बोन में कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो हमारे बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग आयरन और स्टील के बराबर होती है। सोचिए हमारी बोन कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप हैवी हल्के में लेते हो। फिर हम आते हैं द इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट में कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी कैल्शियम फॉस्फेट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, कैल्शियम सल्फेट होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट होती है, जो सारे मिलके, जितने भी कैल्शियम सॉल्ट है सारे एक साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला है Ca10PO4 × 6 और OH × 2। ये उसका बेसिक फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट, जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट बनाती है सारी एक साथ मिलके, जितनी भी कैल्शियम सॉल्ट है, जैसे कि फॉस्फेट हो गई, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और भी वगैरह वगैरह। फिर अगर इफ़ इट इज़ रिमूव्ड बाय पुटिंग द बोन इन एसिड इट बिकम फ्लेक्सिबल एंड कैन बी टाइड एज ए नोड। और अगर हम अपनी बोन को अगर हम एसिड में डालें, तो एसिड में डालते क्या होता है, जितना भी सॉल्ट होता है वो सब डिजॉल्व हो जाता है एसिड के अंदर ही, मतलब ये खत्म हो जाता है एसिड के अंदर ही, और फिर जो बोन होगी वो विदाउट सॉल्ट की हो जाएगी, यानी विदाउट इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट की बन जाएगी। अब इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट ही नहीं है बोन के अंदर, यानी कि बोन के अंदर सिर्फ बचा क्या, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू बचा। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण क्या होता है इट बिकम फ्लेक्सिबल एंड कैन बी टाइड एज ए नोड।
और फुल्ली फ्लेक्सिबल हमारी बोन फिर पूरी एक रस्सी की तरह बन जाती है। और रस्सी को जैसे आप रस्सी को गांठ बांधते हो, नोट बनाते हो रस्सी की, वैसे ही आप बोन की भी एकदम गांठ लगा सकते हो, ऐसा ये बताना चाह रहा है। अगर हम उसमें से अगर हम कैल्शियम सॉल्ट अगर हम हटा दें तो हम एक बोन की हम पूरी की पूरी गांठ लगा सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी हमारी बोन। तो सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट के कारण ही हमारी बोन हार्ड होती है। If organic tissue is removed by burning, the bone crumples into small pieces। और अगर हमारा जो ऑर्गेनिक हमारे बोन्स का जो ऑर्गेनिक टिश्यू होती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम उसको रिमूव कर दें बर्न करके, तो जितनी भी बोन होगी वो क्रम्पल हो जाएगी। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या काम होता है, वो जितनी भी इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट है उसको क्या होल्ड करके रखता है, बोन्स के अंदर जोड़ के रखता है, सीमेंट की तरह काम करता है। अगर आप सीमेंट ही हटा दोगे तो जितनी भी जो पीसेज है जो क्रिस्टल फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट जो क्रिस्टल फॉर्म में, वो सब क्या हो जाए, बिखर के नीचे गिर जाएंगे। क्रम्पल मतलब जब आप वो किसी भी कागज़ के टुकड़े जब कचरा बनाते हो ना, तो क्रम्पल कचरा बनाते हो तो उसको क्रम्पल बोलते हैं, कचरा बनाना कागज़ के टुकड़े को। तो वैसे हमारी बोन्स एकदम क्रम्पल हो जाएगी और स्मॉल एकदम स्मॉल पीसेज में एकदम मतलब नीचे गिर जाएगी अगर उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू हटा दें। फिर हम ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन बोन्स का सिंपल सा। अभी इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे भी है। ये बीच में आपको डिवीज़न ऑफ स्केलेटन सिस्टम दे रखा है कि आपके स्केलेटन सिस्टम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ डिवीज़न हो रखा है इसका। तो देखते हैं कहाँ कहाँ डिवीज़न हो रखा है। तो रीजन ऑफ द स्केलेटन एंड नंबर्स ऑफ बोन, मतलब किस किस रीजन में कितने कितने नंबर्स ऑफ बोन्स के डिवीज़न हो रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, जो स्केलेटन रीजन हमारे बीच में प्रेजेंट हो, हमारे बॉडी के बीच में होता है ना, उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे बॉडी के एक्सिस में होता है, नहीं एकदम बीच में होता है। और फिर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के साइड में होता है। जो जैसे कि साइड में हमारे बॉडी क्या क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, स्कैपुला होता है, स्कैपुला हमारे साइड में होता है, क्लेविकल हमारे साइड में होती है, जितने भी हमारे पैर की लिम्स हो गई, हैंड की लिम्स हो गई, सारे हमारे बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन समझेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन कौन कौन से हो गए, स्कल हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गई और थोरैक्स हो गई। तो स्कल, पहले हम स्कल का देखते हैं, स्कल में कहाँ कहाँ पर कितनी बोन प्रेजेंट है। तो स्कल में सबसे पहले क्रेनियम देखते हैं। क्रेनियम मतलब हमारे हेड का हमारा जो हेड होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम में होती है 8 बोन्स। कौन कौन सी होती है, एक तो हो गई फ्रंटल जो आपके आगे प्रेजेंट होती है, फिर 2 पैराइटल होती है जो आपके अपर मोस्ट प्रेजेंट होती है, फिर पीछे ऑसिपिटल होती है, साइड में टेम्पोरल होती है, फिर आगे एथमोइड और स्पेनोइड होती है। तो ऐसे टोटल मिला के 8 बोन्स होती है हमारे क्रेनियम में। फेस पे हमारे 14 बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है, जाइगोमेटिक होती है, नेजल बोन होती है, ऐसे कर करके टोटल हमारे फेस में 14 बोन्स होती है, जो हम आगे जानेंगे। फिर हायोइड इन गले की बोन, गले में सिर्फ एक ही बोन होती है। फिर हम आगे आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी हमारे कान में कितनी बोन्स होती है। तो हमारे कान में हर कान में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, जो कि है मेलस, इनकस और स्ट्रेप्स। फिर वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन होती है। कौन कौन से होता है आपको पता होगा, C7 सर्वाइकल की 7 होती है, फिर थोरैसिक की 12 होती है और लंबर की 5 होती है। फिर लंबर के नीचे हमारा आता है ये सैक्रम, और सैक्रम के नीचे आता है हमारा कोक्लियाई। तो इन सबको अगर हम मिलाएं टोटल करें तो टोटल होती हैं 26 बोन्स होती है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। ये सब बेसिक्स है, ये सब आप जान जाओगे आगे। फिर हम आते हैं थोरैक्स में। थोरैक्स में एक होती है स्टर्नम, बीच वाला हिस्सा जो स्टर्नम होता है, जो हमारे रिब्स के ऊपर होता है, वो उसको कहते हैं स्टर्नम, जो सिर्फ एक होती है जिससे हमारी रिब अटैच होती है। फिर और रिब्स होती है टोटल 24 में से हमारी रिब्स हर एक पैर में 12 रिब्स होती है, जिसमें से 7 तो ट्रू रिब्स होती है, 3 फॉल्स रिब्स होती है और 2 होती है फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या होती है आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं। जो ट्रू रिब्स होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से, जो फॉल्स रिब्स होती है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है स्टर्नम से, वो ट्रू रिब्स की ब्रांच से अटैच होती है हमारी फॉल्स रिब्स। और जो फ्लोटिंग रिब्स होती है वो बिल्कुल भी हमारी स्टर्नम से अटैच नहीं होते किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ। फिर अभी हम आगे आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारे साइड में जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें कहाँ कहाँ बोन प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल ग्लैडर में, जो शोल्डर ग्लैडर होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, क्लेविकल की 2 होती है, स्कैपुला की 2 होती है। क्लेविकल जो कि कॉलर बोन होती है, तो कॉलर आपकी 2 बोन होती है, स्कैपुला जो कि विंग्स होते हैं उसकी 2 बोन्स होती है। ये सिंपल है, आप बचपन से आप जानते होंगे। फिर आते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कौन कौन से हो गए, आपके हाथ की
आपके हाथ में कितनी बोन्स प्रेजेंट है। सबसे पहला आपके जो जिस हाथ में आप बाइसेप्स होता है, बाइसेप्स के नीचे कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस होती है बाइसेप्स के नीचे, जिसके नीचे हमारी अल्ना और रेडियस आती है। अल्ना बड़ी होती है, रेडियस छोटी होती है, जिसके नीचे फिर नीचे आए तो हमारे कार्पल्स आते हैं। कार्पल्स जो हमारी विस्ट के अंदर हमारी टोटल एक हाथ में हमारे विस्ट के अंदर 8 बोन्स होती है, 8 कार्पल्स होती है, और दोनों हाथ को मिलाए तो हमारे दोनों हाथ में टोटल 16 कार्पल्स होती है, जो हमारी विस्ट बोन्स होती है टोटल। फिर नीचे आते हैं विस्ट बोन्स के नीचे आते हैं मेटाकार्पल्स, जो हमारी हैंड की बोन होती है। तो वो एक हाथ में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, दोनों को मिला के 10 हो जाएंगे। और फिर नीचे आए तो हमारे फिर फैलेंजेस, उंगलियां आती है। तो अंगूठे के 2, फिर उंगलियों के 3 करके अगर सबका टोटल करें दोनों हाथों का तो वो होंगे 28। आप चाहे तो कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं पेल्विक ग्लैडर में, यानी हिप ग्लैडर। तो हिप में खाली एक ही बोन होती है, जो कि होती है हमारी हिप बोन, जो कि 2 बोन होती है, और दोनों बोन एक दूसरे से अटैच होती है एट द प्यूबिक सिम्फिसिस में। फिर नीचे आते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो लोअर एक्सट्रीमिटी यानी आपकी पैर में, सॉरी ये थोड़ी कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि मैं फ़ोटो अच्छे से आ नहीं पाई, और जब मैं इसको सीधा किया तो अभी और भद्दा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखना पड़ा मेरे को। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मेरे को तो एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, आपको भी, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो मेरे से, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। सबसे पहले फीमर जो आपकी थाई बोन होती है वो कितनी होती है, 2 बोन होती है, एक पैर में 1 बोन। फिर फिबुला भी 2 होती है, टीबिया भी 2 होती है। पटेला जो आपकी नी कैप होती है वो भी 2 होती है। फिर टार्सल्स 14, मेटाटार्सल 10 और फेलेंजियस 28। इन सबको अगर हम टोटल करें तो वो होती है 206 बोन्स होती है, जो एकदम बेसिक्स है। फिर ये आपकी क्रेनियल और फेशियल बोन्स दे रखी है, ए अल्फ़ाबेटिक में दे रखी है, एथमोइड, फ्रंटल, फिर ये इंफीरियर नेज़ल क्रॉन्चा, फिर ये लैक्रिमा, मैक्सिला, मैंडिबल, नेज़ल, ऑसिपिटल, पैराइटल। ये कहाँ का प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए। एथमोइड आपके नोज़ के ऊपर होती है। फिर फ्रंटल आपके जो आपका हेड का जो फ्रंट पार्ट होता है आपके जो क्रेनियम का, उसको फ्रंटल बोलते हैं। फिर इंफीरियर नोज़ल क्रॉन्चा, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें नाम में पता चल रहा है हमारे नोज़ के नीचे प्रेजेंट होती है। फिर लैक्रिमल, फिर मैक्सिला, फिर मैंडिबल, फिर नेज़ल बोन, फिर ऑसिपिटल जो आपके पीछे होती है, पैराइटल जो आपके अपर मोस्ट, फिर पैराटिन, फिर स्प्लेनॉइड, फिर टेम्पोरल, फिर वोमर, और फिर जाइगोमेटिक जो आपके ये जो जाइगोमेटिक जो आपके चिन बोन होती है ना, चिक की बोन जो आपके ऊपर आँख के नीचे होती है बड़ी सी, उसको कहते हैं जाइगोमेटिक बोन, जो 2 प्रेजेंट होती है, 1 एट ईच साइड। वैसे बेसिक ये सब मैं आपको जब हम फेशियल की जब मसल्स पढ़ेंगे, जब हम फेशियल का पूरा अच्छे डिटेल में हम सब कुछ जानेंगे ना फेशियल के बारे में, तो उस टाइम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप बेफालतू में याद करोगे फिर भूल जाओगे, मतलब नहीं है। तो नीचे आते हैं, डायरेक्ट हम नीचे आते हैं, फिर ये वहाँ से ही कंटिन्यू है। तो डिस्पाइट्स इट्स हार्डनेस एंड हाई कैल्शियम कंटेंट, फिर नीचे आते हैं हम फिर वहाँ से कंटिन्यू है। डिस्पाइट्स इट्स हार्डनेस एंड हाई कैल्शियम कंटेंट द बोन इज़ वेरी मच ए लिविंग टिश्यू। तो बोन इतनी हार्ड होने के कारण और इतनी ज़्यादा उसमें कैल्शियम होता है, 97% हमारी बॉडी का कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है। इतना ज़्यादा कैल्शियम, इन ऑर्गेनिक कैल्शियम होने के बाद भी, इतना हार्ड होने के बाद भी हमारी जो बोन होती है वो एक लिविंग टिश्यू होती है। यानी लिविंग टिश्यू कैसे, अगर आप देखा होगा कोई बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो वापस रीजनरेट हो जाती है अपने आप ही। तो वो इससे पता चलता है कि हमारा जो बोन है वो एक लिविंग टिश्यू है। इट इज़ अ हाईली वेस्कुलर, यानी कि उसमें बहुत हमारे जो बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेसल्स होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती है। तो हमारे जो बोन्स है वो हाईली वेस्कुलर होती है, पहली बात, यानी उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है उसमें, विथ ए कॉन्स्टेंट टर्नओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट, जिसकी वजह से इतना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारे मतलब हाई ब्लड वेसल्स के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है। ब्लड सप्लाई से हमारी बोन क्या करती है, ब्लड से ना कैल्शियम कंटेंट लेती है और अपने अंदर स्टोर करती है। और फिर जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तब हमारी जो बोन्स होती है वो वापस हमारी ब्लड को वही कैल्शियम वापस प्रोवाइड कर देती है, यानी हमारी बोन्स एक स्टोरेज फंक्शन भी काम करती है। फिर हम आगे आते हैं, इट शो ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी कि हमारी जो बोन है वो एक लगातार एक ग्रोथ पैटर्न शो करती है हमको अप टू द एज ऑफ 24। उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है, क्यों होती है वो हम आगे जान जाएंगे जब वो डायग्राम आएगा। फिर इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिजीज़ एंड हील आफ्टर फ्रैक्चर। तो जो बोन है ना
वो काफ़ी उसमें क्या है, काफ़ी आसानी से डिजीज़ आ सकते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारे बोन्स में क्या है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अब ब्लड वेसल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ब्लड वेसल्स में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया, कोई भी बैक्टीरिया चला गया, या फिर कोई ब्लड का कोई भी क्लोट बन गया जो आपके ब्लड में जाके आपके बोन्स में चला गया, तो उस कारण क्या होगा, बोन्स में ना इन्फ्लामेशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए बोन्स जो है वो इट इज़ ए सब्जेक्टेड टू डिजीज़, यानी कि उसमें डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर और बोन्स होती है वो हील्स आफ्टर फ्रैक्चर। तो अभी आपको, जैसे आपको पता है, बोन एक लिविंग टिश्यू है, तो इसी के कारण ही हमारे जो बोन्स है वो आसानी से फ्रैक्चर के बाद भी अपना भी हील करने लग जाती है। उसके हीलिंग के भी बहुत सारे वो होते हैं, मेथड्स होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। इट हैज़ अ ग्रेटर रीजनरेटिव पावर देन एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्लड। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हमारे जो बोन्स है वो उसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेटिव पावर होती है। अगर आप बोन्स को तोड़ भी दो तो भी वो अपना आप ही रीजनरेट होकर एकदम वापस नई बोन बन जाएगी। और ये किसी और भी बॉडी और किसी और की और कोई भी बॉडी टिश्यू वो इतनी जल्दी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती। जैसे अगर आपके स्किन में कोई कट लग गया, तो वो तो अगर ब्लड आया तो ब्लड जल्दी से रीजनरेट हो जाएगा, उसका क्लोट बन जाएगा, वो बहुत जल्दी सूख जाता है, ब्लड बन जाता है। लेकिन जो आपके बोन्स, जो आपकी स्किन जो होती है उसको, जिसमें अगर वो स्कार आ गया तो उसको स्कार को सी होने में काफ़ी टाइम लगता है, जबकि बोन बहुत जल्दी फ्रैक्चर के बाद भी रीजनरेट हो जाती है। तो ये प्रूफ करता है कि हमारे जो बोन है वो कितनी ज़्यादा एक लिविंग टिश्यू है, इतनी हार्ड होने के बाद भी। तो बोन्स को देख के प्लीज़ आप डरिएगा मत, जो आप भूतों में देखते, फिल्मों में देखते हैं। बोन एक लिविंग टिश्यू है, ओके, बस वो सांसें नहीं लेती है। फिर हम आगे आते हैं। इट कैन मोल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बियर। अगर हम अपनी बोन्स में जितने ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, जितना ज़्यादा उसको स्ट्रेन देंगे, वो उतनी ज़्यादा वो अडेप्टिव हो जाएगी, यानी उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि अगर आप, जैसे जो लोग जिम में जाते हैं, उनकी जो बोन्स होती है वो एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बोन्स है उसको कंटिन्यू स्ट्रेस मिलता है, जिसका उसके फाइबर्स होते हैं वो और फाइबर्स को मिला के वो जो बोन होती है वो और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जितना हमारे बोन स्ट्रेस लेती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। इट शोज डिसयूज एट्रोफी एंड ओवरयूज हाइपरट्रॉफी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर हम अपनी बोन को यूज़ ना करें, डिसयूज करें, बोन का यूज़ ही ना करें, तो एट्रोफी यानी कि रिडक्शन इन द सेल साइज। तो हमारे जो बोन्स के जो सेल है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट, वो जितनी भी हमारी बोन्स में काफ़ी सेल्स होती है, तो जितने भी सेल्स हमारे बोन के अंदर, उसकी साइज़ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, उसका नंबर भी साथ में कम होने लग जाएगा। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, कुछ उठाते नहीं हो, बोन्स में अगर आप प्रेशर नहीं डालते हो, वॉकिंग नहीं करते हो, तो आपके जो बोन्स है ना, सारे दिन पबजी खेलते रहते हो, तो फिर उससे क्या होगा, आपके जो बोन्स है ना वो क्या होगी, धीरे धीरे ना उसके बोन्स के सेल्स जो होती है उसका साइज़ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा। आपकी बोन सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो ईजिली ब्रेकेबल हो जाएगी, फिर आपको फ्यूचर में बहुत सारी बोन्स की प्रॉब्लम होगी, फिर रोते रहना सारी ज़िंदगी, अगर आप अपनी बोन्स का भी से ध्यान नहीं रखते हो तो। एंड ओवर यूज हाइपरट्रॉफी। अगर आप अपनी बोन्स का डेली यूज़ करें, डेली अगर आप वेट ट्रेनिंग करें, डेली आप जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, अपने पैर की, अपने हाथ की, अपनी चेस्ट की, रिब्स की बोन्स को अगर आप डेली स्ट्रॉन्ग करें, तो उससे क्या होगा, आपकी जो बोन्स है वो उसमें क्या है, उसका बोन्स की मास बढ़ेगी, उसकी जो अंदर की डेंसिटी है वो बढ़ेगी, उसकी सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स का साइज़ बढ़ेगा, अगर आप अपने बोन्स को ओवर यूज़ करते हो तो। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया इसने। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस पे। तो फंक्शंस क्या क्या है बोन्स के? पहला, बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड रेजिस्ट एनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो बोन्स का पहला फंक्शन क्या है? सपोर्ट, शेप एंड सपोर्ट, यानी हमारी बॉडी को ये शेप देता है, मतलब करेक्ट शेप देता है। अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर बोन ना हो तो उस पार्ट का कैसा शेप होगा? एकदम हल्का फुल्का, एकदम मरा हुआ शरीर है। तो बोन्स का पहला क्या पार्ट हो गया? शेप। अब हमारी बॉडी को शेप देता है। और दूसरा सपोर्ट, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने मसल्स है, उन सबको सपोर्ट देता है, मतलब होल्ड करके रखता है एक जगह पे। एंड रेजिस्ट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, और कोई भी अगर हम स्ट्रेस डालें, हमारी बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसको ये रेजिस्ट करता है, मतलब ये रोकता है बॉडी पे गिरने से, जिस वजह से बॉडी को इंजरी काफ़ी कम होती है अगर आपकी बोन स्ट्रॉन्ग है तो। और अगर मरे हुए हो सारे दिन। फिर दूसरा,
दिस प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स। दूसरा क्या फ़ायदा है कि ना ये जो बोन है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको मतलब अटैचमेंट प्रोवाइड करती है किस किस को, मसल्स को, टेंडन को, लिगामेंट को। जिस वजह से क्या होता है ये मसल्स, टेंडन, लिगामेंट और बोन ये चारों चीज़ें मतलब अटैच होके एक साथ वर्क करती है किस चीज़ में, मूवमेंट प्रोड्यूस करने में, जिसको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो कि मोबिलिटी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो बोन क्या होता है, सरफेस प्रोड्यूस करता है उनके लिए, मतलब कि मसल्स को भी कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए ना चिपकने के लिए किसी चीज़ से, तो मसल्स चिपकती है बोन पे, टेंडन चिपकते हैं मसल्स और बोन पे, और लिगामेंट चिपकते हैं बोन टू बोन पे, यानी बोन टू बोन पे कनेक्ट होते हैं लिगामेंट्स। ओके, फिर तीसरा, दिस सर्व्स एज लीवर फॉर मस्कुलर एक्शन। अब लीवर क्या होता है, लीवर किसको बोलते हैं कि ना कोई भी, जैसे लीवर में क्या क्या होता है, पहले तो एक बार होता है, बार हॉरिजॉन्टल बार, उसके नीचे एक क्या होता है, एक हिंज जैसे एक शेप हो, जैसे झूला होता है ना, एक इधर से उधर स्लाइडिंग झूला, जिस पर दो लोग बैठते हैं एक दूसरे को देख के, और वो कभी उसको ऊपर फेंकता है, कभी वो नीचे आके उसको ऊपर लेके जाता है, तो वो उसको हम कहते हैं लीवर। तो बोन क्या है, एक लीवर की तरह एक काम करती है, यानी कि बोन जो होती है उसका जो बोन एक लीवर में जैसे हॉरिजॉन्टल बार होता है, वैसे बोन में वो बोन एक हॉरिजॉन्टल बार की तरह काम करती है लीवर के अंदर। और जो रिज होता है, जो नीचे वो जो होता है ना रिज, फलक्रम, वो होता है जॉइंट, बोन का जॉइंट। और जो एफर्ट वो उठाती है, वो जो एफर्ट उठाने वाला जो होता है वो होता है मसल्स एफर्ट उठाते हैं। तो ये मसल्स, बोन और जॉइंट तीनों मिल के लीवर का काम करते हैं। ओके, फिर हम नीचे आते हैं, स्कल। द स्कल वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज प्रोटेक्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड थोरेसिक एंड सम एब्डोमिनल विसरा रिस्पेक्टिवली। तो ये कहना चाह रहा है कि स्कल, हमारी जो स्कल बोन है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, यानी ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी हमारे बोन का, बोन हमारे स्कल को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्कल के ज़रिए। हमारे स्कल, कोई भी ब्रेन में कोई, अगर आपको कोई चोट, आपका सर कभी फटता है दीवार से, कभी आपका मूड ख़राब हो गया और आपने अपना सर दीवार के भिड़ा दिया, तो आपकी वो क्या करता है, आपका आईक्यू कम नहीं हो जाता है, बस आपका थोड़ा सा वो स्कल है ना वो थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। तो स्कल का पहला, तो बोन का पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन, पहला मतलब चौथा फंक्शन। फिर स्कल के बाद वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, एक हॉलो स्पेस होती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर आपके वर्टिब्रल कॉलम पे जैसे कोई चोट लग गई और आपके वर्टिब्रल कॉलम की बोन ही ना हो, तो आपके डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पे वो चोट लगेगी, जिस वजह से क्या हो गया, आपको लकवा आ सकता है आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पे। फिर हम आते हैं थोरेसिक केज पे। थोरेसिक केज आपके जो डायफ्राम के ऊपर जो रिब्स जो होती है, रिब्स, स्टर्नम, ये सब क्या होते हैं, थोरेसिक केज होते हैं, जो आपके रिब्स और आपके हर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये ना हो तब आप एक मुक्के में मर जाओ। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं एब्डोमिनल विसरा। एब्डोमिनल विसरा ये जो आपके होते हैं ना, अरे ये बॉडी का ऑर्गन्स, ये जो स्टमक ये सब होते हैं ना, लिवर, उसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोन प्रोटेक्ट करता है और कोई नहीं प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर हम नीचे आते हैं फिफ्थ पे। थोड़ा मजाक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। हाँ, अब हम आते हैं फिफ्थ पे, बोन मैरो मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स। बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो एक सेमी सॉलिड एक टिश्यू होती है जो हमारे बोन्स के, जो जब हम यंग होते हैं कुछ 5-6 साल के, तब हमारे पूरे बॉडी में बोन्स मैरो होते हैं, सिर्फ रेड बोन मैरो, जो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करते हैं और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइटिस, जो हम आगे समझेंगे। जिस कारण क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स, जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अगर ना हो तो आपकी जो बॉडी है वो एकदम, मतलब ना तो उसमें खून की कमी हो जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम एकदम ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो बोन का जो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि बोन मैरो प्रोड्यूस करती है, जो फ्यूचर में जाके जो आगे कुछ प्रोसेस करके ब्लड सेल्स बनते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो आपके बॉडी को और एफिशिएंटली वर्क कराती है अलग अलग चीज़ों में। फिर हम आगे आते हैं बोन। सिक्स्थ नंबर है, बोन स्टोर 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन जो होती है वो आपकी जो बॉडी का जितना भी कैल्शियम और फॉस्फोरस है ना, उसका 97% सिर्फ आपकी बोन स्टोर करके रखती है। इसी वजह से बोन है ना बॉडी का सबसे हार्ड एलिमेंट माना जाता है, मतलब सबसे
मतलब बॉडी में जितने भी टिश्यू है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू हमारी बोन टिश्यू होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारी बोन्स टिश्यू बाकी हमारी बॉडी की टिश्यू से कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है हमारी बॉडी का 97%। और जब कभी भी हमारी बॉडी में जैसे कोई जैसे कभी कभी आप डाइट पर कुछ ज़्यादा डाइट पर चले गए, जिस वजह से आप में आपकी मिनरल्स की कमी हो गई, आपकी बॉडी में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, मतलब ना आपकी बॉडी में कैल्शियम है ना आपकी बॉडी में फॉस्फोरस है, बस आप मरे जा रहे हो रोज़। तो आपकी जो बोन्स जो होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस वापस आपको आपकी ब्लड स्ट्रीम में वापस आपको भेज देती है, जिस वजह से आप थोड़ा एक्टिव फील कर सको। ओके, तो बोन का छठा पॉइंट है स्टोरेज फंक्शन, या ये स्टोर करती है 97% कैल्शियम और फॉस्फोरस को। फिर सेवेंथ, बोन मैरो कंटेन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स विच आर फाइगोसाइटिक इन नेचर एंड टेक पार्ट इन इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। तो बोन मैरो जो होती है उसमें वो क्या करती है, WBC यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स भी प्रोड्यूस करती है, जो फाइगोसाइटिक होते हैं नेचर में, नहीं बहुत ही लड़ाकू होते हैं। अब कोई भी जैसे आपकी बॉडी में कोरोना वायरस आ गया गलती से, तो वो जो फाइगोसाइटिक्स या फिर आप कह सकते हो ये जो WBC रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है, ये उस कोरोना वायरस को खा जाएंगे अंदर। वो जैसे एंटर करेंगे ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स कोरोना वायरस को खा जाएंगे और फिर बाहर फेंक देंगे। तो ये टेक पार्ट इन इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट है। किसकी वजह से है? बोन मैरो की वजह से। बोन मैरो कहाँ है? बोन इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आगे आते हैं 8वें पे। 8वें, द लार्जर पैरानेजियल एयर साइनस एग्जाम्पल इथेमोइडल साइनस अफेक्ट द ट्रिम्बल ऑफ द वॉइस। और ये जो आपके जो पैरानेजियल साइनस होते हैं, ये जो बोन आपकी जो यहाँ पर नोज के नीचे होता है एथेमोइड बोन्स होती है, उसमें क्या है ना काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं, एयर जिसको हम कहते हैं एयर साइनस। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो होल्स ना होता तो आपकी जो आवाज़ है ना वो एकदम बकरी की तरह होगी, मैं है। उन होल्स की वजह से आपकी जो आवाज़ है ना उसमें इंप्रूवमेंट होता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, आप ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हो, ज़्यादा अच्छे से गा सकते हो, ठीक है ना, अपने अकेले में, ठीक है। तो बोन्स में लार्जर पैरानाइजर एयर साइनस की वजह से आप बोन्स में ये लार्जर पैरानाइजर साइनस की वजह से आप अच्छे से बोल सकते हो, अच्छे से आप गा सकते हो, गाना अकेले में, किसी के सामने मत गाना बस। फिर हम आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ओके, बोन्स को कैसे कैसे हम क्लासीफाइड करें अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग हम अपनी बोन्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन, ओके, अकॉर्डिंग टू शेप, तो कितने शेप्स की बोन होती है? टोटल कुछ 6-7 शेप्स की बोन होती है जो हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहला है लॉन्ग बोन। तो ईच लॉन्ग बोन हैज़ ए इलोंगेटेड शाफ्ट जिसको बोलते हैं डायफाइजिस एंड 2 एक्सपेंडेड एंड जिसको कहते हैं एपिफाइजिस विच आर स्मूथ एंड आर्टिकुलर। तो हम जो भी एक लॉन्ग बोन होती है ना उसकी एक तो होती है मिडल में शाफ्ट, एक लंबी सी शाफ्ट होती है जिसको हम कहते हैं डायफाइजिस, और उसके ऊपर और नीचे 2 एंड्स होते हैं, वो भी एकदम बड़े बड़े एक्सपेंडेड एंड होते हैं बड़े बड़े, जिसको हम कहते हैं एपिफाइजिस, जो कि स्मूथ और आर्टिकुलर होते हैं। स्मूथ और आर्टिकुलर वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो दोनों एंड्स किसी दूसरी बोन से अटैच होते हैं और वहाँ पर जॉइंट बनाते हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। अगर ये जो एंड है अगर ये आर्टिकुलर और स्मूथ नहीं हुए तब क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स होंगे वो भी एकदम मतलब कि सूखे सूखे होंगे और आप कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी की। इसलिए एंड स्मूथ और आर्टिकुलर होने ज़रूरी है ताकि जॉइंट अच्छे से स्मूथ हो सके, अच्छे से मोबिलिटी प्रोड्यूस कर सके। फिर आता है शाफ्ट। द शाफ्ट इज टिपिकली हैज़ 3 सर्फेसेस सेपरेटेड बाय 3 बॉर्डर। शाफ्ट जो होती है उसका वो शाफ्ट का क्या इससे 3 सर्फेसेस होते हैं। इसका मतलब कि शाफ्ट जो होती है ऐसे देख के पता चल जाना चाहिए कि ट्राइंगुलर होती है, जिसमें उसकी 3 सर्फेस होती है, एक नीचे होती है, 2 साइड में होती है, जो कि सेपरेटेड बाय 3 बॉर्डर, और वो 3 बॉर्डर से सेपरेट होती है, इंटीरियर बॉर्डर से, लेटरल बॉर्डर से और मिडल बॉर्डर से। और हमारी शाफ्ट के अंदर होता है एक सेंटर मेडुलरी कैविटी। हमारे शाफ्ट के अंदर एक खोखलापन होता है, मतलब अंदर से हमारी शाफ्ट होती है खोखली। कैविटी का मतलब खोखला, मतलब हेलो। एक सेंटर मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, तो ये अंदर से हमारी जो शाफ्ट होती है वो अंदर से खोखली की होती है। वो इसलिए खोखली होती है क्योंकि ना अगर वो खोखली नहीं हुई तो हमारा जो, क्योंकि उसका सबसे मेन बात ये है, हमारी शाफ्ट खोखली इसलिए होती है क्योंकि अंदर से शाफ्ट का कोई मेन फंक्शन ही नहीं है, ना तो वो वेट ट्रांसमिशन में काम आती है, ना वो स्ट्रेस में काम आती है, ना वो बस वो वेट बढ़ाने का काम करती है। इसलिए वो अंदर से खोखली उसको पहले से रखा गया है, ऊपर वाले ने पहले से रखा है, क्योंकि वो पहले से किसी काम की तो है नहीं,
हमारे जो शाफ्ट का जो अंदर वाला पार्ट है वो पहले से किसी काम का तो है नहीं, बाहर वाला भले ही काम का है, बाहर वाला वेट ट्रांसमिट करता है, वेट बियर करता है शाफ्ट का जो आउटर एरिया है, लेकिन अंदर का एरिया किसी काम का नहीं है। इसलिए अंदर का एरिया एकदम ही खोखला है, ताकि हमारा जो बोन का जो वेट है, हमारी बोन लाइट वेट की हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी उठा सके लाइट वेट होने के बाद भी। फिर एक आता है एक न्यूट्रिएंट फोरामेन एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। और हमारी शाफ्ट के अंदर एक बीच में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, जो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन का मतलब क्या कह सकते कैनल, कैनल बोलते हैं, जिसके अंदर से आर्टरीज और नर्व सप्लाई होती है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर किसकी सप्लाई होती है? न्यूट्रिएंट आर्टरी की सप्लाई होती है, जो बोन्स के अंदर ब्लड की सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट और ब्लड्स की सप्लाई करती है हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी। किसके ज़रिए? न्यूट्रिएंट फोरामेन के ज़रिए, जो कि वहाँ की एक कैनल है जो कि बोन्स के बीच में होती है, वो ग्रोइंग एज से दूर होती है। फिर हम आगे आते हैं। फिर एग्जाम्पल्स लॉन्ग बोन के कौन कौन से, कितने एग्जाम्पल्स है? पहला टिपिकल लॉन्ग बोन, मतलब कि जो एकदम सही लॉन्ग बोन है वो कौन कौन सी है? दीज आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया एंड फिबुला विद द 2 सेकेंडरी एपिफाइजिस। जो एकदम सही बोन है वो है ह्यूमरस, हमारी ये बाइसेप्स के नीचे जो बोन है वो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना हमारे फोरआर्म की बोन। फिर उसके बाद फीमर, ये क्या आ गया? फिर उसके बाद हमारी फीमर, टिबिया और फिबुला। फीमर कौन सी बोन होगी? थाई बोन होगी। और टिबिया और फिबुला जो हमारी जो नी से लेकर एंकल के बीच में 2 बोन आती है, जिसको हम कहते हैं टिबिया फिबुला विद 2 सेकेंडरी एपिफाइजिस, जिसके 2 ऊपर नीचे एपिफाइजिस होते हैं। एपिफाइजिस क्या होते हैं? एंड्स होते हैं, एंड्स को बोलते हैं एपिफाइजिस, ठीक है ना, एक्सपेंडेड एंड्स को। ये जैसे कि एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पर, देखो ये ह्यूमरस है, इसका देखो एंड देखो एक्सपेंडेड एंड, इसको बोलते हैं एपिफाइजिस। बीच में होता है डायफाइजिस, इसके अंदर क्या होता है? मेडुलरी कैविटी होती है, जो कि एकदम खोखली होती है। खोखली क्यों होती है? खोखली इसलिए होती है क्योंकि खोखली होने की वजह से जो हमारे जो बोन का जो वेट होता है वो कम होता है, और वैसे भी वो मेडुलरी कैविटी कोई फंक्शन भी नहीं होता है बेफालतू में, बस हाथ मतलब वेट बढ़ाती है, क्योंकि जितना भी वेट उठाना होता है वो हमारे एक्सपेंडेड एंड्स उठा देते हैं, और ये साइड्स के डायफाइजिस। ओके, सिंपल है एकदम, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेफालतू में इतना टेंशन लेके मत पढ़ा करो, रिलैक्सली पढ़ा करो जब भी कुछ भी पढ़ते हो। फिर ये दे रखा है आगे पीछे का। फिर आता है मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन हैविंग ओनली 1 एपिफाइजिस लाइक मेटाकार्पस, मेटाटार्सल एंड फेलेंजियस। शॉर्ट लॉन्ग बोन या फिर मिनिएचर लॉन्ग बोन वो लॉन्ग बोन होती है जिनकी सिर्फ एक ही एपिफाइजिस होती है, या तो वो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, ठीक है, और एक ही डायफाइजिस होती है, डायफाइजिस तो एक ही होती है। फिर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन उसको बोलते हैं जिसकी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, जैसे क्लेविकल। इट ट्रांसमिट वेट फ्रॉम ए अपेंडिकुलर स्केलेटन टू द एक्सियल स्केलेटन। तो इस क्लेविकल को ना मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्यों बोलते हैं? इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स है। जैसे पहले तो जो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है वो हमेशा ना वर्टिकल शेप में होती है, ये जैसे कि दे रखा है यहाँ पर, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये क्या है? एकदम वर्टिकल में है, ये देखो एकदम वर्टिकल में। सॉरी, थोड़ा टेक्स्ट बुक थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है क्योंकि मेरे फोटोग्राफर में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लो, मेरे को तो समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो जैसे आप देख सकते हो जितने भी ह्यूमरस है, कार्पल, अल्ना, जितने भी मतलब ये रेडियस अल्ना है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल है, लेकिन ये जो क्लेविकल है ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये हो गया एक लॉन्ग बोन का एक्सेप्शनल हो गया, इसलिए उसको कहते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। और साथ ही में इसके अंदर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। और फिर नीचे आते हैं, नीचे। ओके, सिंपल। और क्या काम करते हैं? वेट ट्रांसमिट, मतलब कि अपेंडिकुलर, जब भी आप कुछ हाथ से आप जब भी कुछ उठाते हो तब आपने ऐसे थोड़ा महसूस किया होगा कि हाथ का जो प्रेशर आपके नेक रीजन में भी जा रहा है, चेस्ट रीजन में भी जा रहा है, चेस्ट बोन, नेक बोन, इन बोन्स में भी जा रहा है। तो किसके वजह से जा रहा है? किसके वजह से जा रहा है? क्लेविकल की वजह से जा रहा है। क्यों? क्लेविकल क्या करती है? जितना भी वो जो वेट ट्रांसमिट होता है उसका हल्का सा वेट ट्रांसमिट करती है, वो हमारे बाकी बोन्स में, रिब्स के बोन्स में ट्रांसमिट कर देगा वेट, और या फिर अब अपर बोन पे ट्रांसमिट कर देगी हमारी क्लेविकल बोन। फिर हम आते हैं शॉर्ट बोन, छोटी बोन। तो छोटी बोन का ऐसे वर्ड सुनते समझ जाना चाहिए कि छोटी बोन है, मतलब कि स्मॉल है। देयर शेप इज़ यूजुअली क्यूबॉइड और स्केपॉइड, यानी क्यूबॉइड यानी कि या तो क्यूब लाइक होगी, तो बक्से की तरह होगी, छोटे बक्से की तरह, या फिर बोट शेप की होगी, नाव की तरह होगी। एग्जाम्पल टार्सल एंड कार्पल्स बोन, बस 2 ही है। दीज आर पायरेटेड बाय ब्लड वेसल्स। पायरेटेड मतलब कि तीखा, ये तीखे ब्लड वेसल्स से होते हैं, मतलब इसके अंदर तीखे ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब एकदम पतले पतले।
ओके, फिर हम आते हैं फ्लैट बोन। मतलब फ्लैट का मतलब समझो फ्लैट एकदम ही मतलब प्लेट की तरह, प्लेट बोन रिजेंबल शैलो प्लेट एंड फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटीज। एग्जाम्पल बोन्स इन द वैकेट्स ऑफ स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला। तो ये कहना चाह रहा है कि ना फ्लैट बोन कौन सी होती है, जो बोन्स प्लेट की शेप में हो। जैसे प्लेट की शेप में कौन कौन सी बोन्स होती है, स्कैपुला देख लो, स्कैपुला देखोगे तो ना तो वो लॉन्ग है ना शॉर्ट है, एकदम फ्लैट है, प्लेट की तरह है, शैलो प्लेट की तरह। शैलो क्यों, शैलो का मतलब होता है अंदर थोड़ा सा मतलब गड्ढे जैसा है। जैसे स्कैपुला अगर आप फील करोगे तो उसका बाहर से तो वो एकदम चट्टान जैसी होती है, लेकिन अंदर से उसका गड्ढा होता है हल्का सा, अंदर से मतलब अंदर से थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो रिजेंबल शैलो प्लेट में थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। फॉर्म बाउंड्री ऑफ सर्टन बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी मतलब बॉडी की जो स्पेस होती है, जो तो खाली स्पेस होती है उसकी बाउंड्री बनती है ये बोन्स। जैसे कि हमारी जो स्कल बोन होती है, तो ब्रेन और स्कल के बीच में काफ़ी ज़्यादा कैविटी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। और स्कल जो होती है, वैकेट्स और स्कल होते हैं, वो हमारे बॉडी कैविटी की बाउंड्री बन जाती है। और स्कल भी एक फ्लैट बोन होती है, वो कोई लॉन्ग या शॉर्ट बोन नहीं है, एकदम ही फ्लैट है जिसकी शैलो प्लेट है। तो स्कल होगी। स्टर्नम, स्टर्नम भी एकदम फ्लैट बोन होती है, वैसे देखने से लगता है जैसे कि एकदम मोटा सा कोई बांस है, लेकिन पूरा फ्लैट है। रिब्स भी अंदर से फ्लैट होती है, और स्कैपुला तो होती ही फ्लैट है। फिर हम नीचे आते हैं इरेगुलर बोन पे। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, शेप की अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो इरेगुलर बोन का मतलब जिस बोन की कोई शेप हो ही नहीं सकती। जैसे कि ये जो हिप बोन है, उसकी शेप देखोगे तो एकदम ही अलग ही शेप है, उसकी बटरफ्लाई जैसी शेप है। Example, hip bone and bones in the base of the skull. Example, sphenoid and first and second cervical vertebrae. फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रेट कौन सी होती है, एटलस और एक्सेस, भूलना नहीं है। फिर जैसे एग्जांपल, जैसे हिप बोन है, हिप बोन क्या एकदम इरेगुलर बोन है, ना तो वो मतलब उसका कोई ट्रायंगुलर शेप है, ना स्क्वायर है, ना सर्कल है, एकदम अलग ही मतलब कि जैसे कोई पेंटिंग हो, वैसे हमारी हिप बोन है। और बोन्स इन द बेसेस ऑफ स्कल, और हमारे स्कल के नीचे जो बोन होती है, स्कल के नीचे वो होती है तो स्पेनॉइड। तो स्पेनॉइड बोन भी एक बटरफ्लाई शेप की होती है लगभग, हल्की फुल्की। और फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स, तो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी एकदम इरेगुलर होते हैं, मतलब कि शेप दिखा दूंगा आपको इमेजेस में कई। फिर हम आते हैं न्यूमेटिक बोन। तो न्यूमेटिक बोन एक इरेगुलर बोन सी होती है, न्यूमेटिक बोन्स भी, लेकिन इनमें क्या होता है, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, एयर साइनस होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि हमारी वॉइस को ये ट्रिम कर सके और अच्छे से हम हमारी वॉइस की क्वालिटी और बढ़ा सके। ओके, इसलिए हमारी कुछ बोन्स होती है इरेगुलर बोन्स, जिसके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, लाइंड बाय एपिथेलियम। एग्जाम्पल, मैक्सिला, स्पेनॉइड, और नीचे दे रखे होंगे एथमॉइड। तो ये इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, दे मेक द स्कल लाइट इन वेट, स्कल को क्या मतलब हल्का बनाते हैं। हेल्प इन द रेजिस्टेंस ऑफ वॉइस, यानी वॉइस को ये और अच्छा करते हैं। फिर एक्ट एज ए एयर कंडीशनर चेम्बर फॉर द इंस्पायर्ड एयर, मतलब कि जो आपके जब आप सांस लेते हो, तो आप जब भी आप सांस लेते हो ऐसे फील कर किया होगा कभी आपने कि ना, अब आपको अंदर से ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो किसकी वजह से होता है, इस न्यूमेटिक या इरेगुलर बोन की वजह से होता है। और आखिरी और सबसे मेन, इट इम्प्रूव ट्रिम्बल, यानी क्वालिटी ऑफ द वॉइस, यानी वॉइस को इम्प्रूव करती है। इसके आगे हम आते हैं सेसेमॉइड बोन पे। तो सेसेमॉइड बोन क्या होती है, दीज आर द बोनी नोड्यूल्स फाउंड एम्बेडेड इन द टेंडन और जॉइंट कैप्सूल। तो ये जो बोन होती है ये एक बोनी नोड्यूल होती है, यानी कि गांठ होती है बोन की, फाउंड एम्बेडेड इन द टेंडन और जॉइंट कैप्सूल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये किसी भी मसल्स के टेंडन में प्रेजेंट होती है। मसल्स के टेंडन क्या होता है, जो मसल्स टू बोन को जो अटैच करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो उसको हम कहते हैं टेंडन। तो टेंडन के अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जॉइंट कैप्सूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो सेसेमॉइड बोन है किसी भी दूसरे बोन से मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। ओके, ये टेंडन के अंदर है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर ही प्रेजेंट आपको मिलेगा। फिर इसके क्यों प्रेजेंट होता है या मैं आपको आगे बताऊंगा। दे हैव नो पेरियोस्टियम एंड ओसिफाई आफ्टर बर्थ, इनमें कोई पेरियोस्टियम नहीं होती है। पेरियोस्टियम क्या होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन को पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। एंड ओसिफाई आफ्टर बर्थ, ओसिफाई मतलब इसका मतलब कि फॉर्मेशन ये कब बनना स्टार्ट होती है, बर्थ के बाद। दे आर रिलेटेड टू एन आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस एंड द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट आर कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज। ये या तो ये जो सेसेमॉइड बोन होती है, या तो आर्टिकुलर होंगे या तो नॉन आर्टिकुलर बोन्स होंगे, बोनी सरफेस होती है इनकी। और जो सरफेस जो आर्टिकुलर होती है
द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट आर कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज, और जो सरफेस इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो इनकी कवर्ड होती है हाइलिन कार्टिलेज से, और इनको एंड रूब्रिकेशन एंड रूब्रिकेटेड बाय ए बर्सा और साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इनको रूब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, या तो बर्सा प्रोवाइड करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। रूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल की चैन में जब आप तेल डालते हो तो तेल डालने से क्या होता है, उसकी चैन ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करने लग जाती है, यानी आपकी साइकिल को ज़्यादा स्मूथली वो राइड करने लग जाती है। जब आप अपनी साइकिल में जब उसकी चेन में आप तेल डालते हो तो उस तेल को डालने को कहते हैं हम रूब्रिकेशन। तो इसी तरह सेसेमॉइड बोन्स की जो कार्टिलेज होती है उसको रूब्रिकेशन यानी कि ऑयल कौन प्रोवाइड करता है, या तो बर्सा प्रोवाइड करती है। बर्सा क्या होती है, एक जेल बैग होता है, मतलब कि साइनोवियल जेल का बैग होता है जिसको हम बर्सा कहते हैं, जो नी में प्रेजेंट होता है, या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको रूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि ऑयल प्रोवाइड करती है साइनोवियल मैट्रिक्स के ज़रिए, मैट्रिक्स के रूप में। ओके, फिर हम नीचे आते हैं एग्जाम्पल्स इसके, सेसेमॉइड बोन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है इसका पटेला इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फिमोरिस। पटेला कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंडन, कौन से टेंडन में, क्वाड्रिसेप फिमोरिस के टेंडन में पटेला प्रेजेंट होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है पीसीफॉर्म इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टेंडन, कौन से टेंडन में ये वाली बोन प्रेजेंट होती है, पीसीफॉर्म हमारे फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, देखो आपकी जो छोटी उंगली है ना, आप उससे पीछे आओ अपने विस्ट की तरफ, तो विस्ट में आप एक बोन देखोगे जो कि एकदम उभरी हुई है, तो उसी उभरी हुई बोन को हम कहते हैं पीसीफॉर्म। ओके, जो कि टेंडन के अंदर प्रेजेंट होती है और वो किसी बोन से अटैच नहीं होती है। फिर आता है फेलेबेला इन द टेंडन ऑफ लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। तो फेबेला क्या होती है, फेबेला ये मेनली काफ़ी मतलब कि कुछ लाखों में से किसी एक को होती है फेबेला। ये बस एक कोई बीमारी नहीं है, बस ये कुछ लोगों को होती है, बस ये एक्स्ट्रा बोन। ये कहाँ पर होती है, जो गैस्ट्रोनीमियस का जो अपर हेड होता है, लेटर हेड होता है, वहाँ उसके टेंडन में ये बोन प्रेजेंट होती है। यानी कि आपकी जो नी है ना, नी का जो बैक जो आपका पोस्टीरियर रीजन है उसके जस्ट नीचे आपको ये बोन मिलेगी, फेलाबेला। ओके, ये लाखों में कोई किसी एक को होती है, सबको नहीं होती है। ओके, ये बस एक एक्सेप्शनल है। फिर आगे आता है राइडर बोन डेवलप्ड इन अ टेंडन ऑफ अडक्टर लॉन्गस इन प्रोफेशनल राइडर। तो जब आप कोई भी हॉर्स राइड करता है तो उसकी जो टेंडन होती है उसको कंटिन्यूसली उसको प्रेशर मिलता है, लगातार उसको प्रेशर मिलता है, तो टेंडन क्या होती है धीरे धीरे ना वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, और स्ट्रॉन्ग होते होते वो एक बोन की स्ट्रक्चर लेने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं राइडर बोन। ओके, तो ये इसमें बता रखा है राइडर बोन डेवलप्ड इन द टेंडन ऑफ एडक्टर लॉन्गस इन द प्रोफेशनल राइडर्स। ओके, तो अभी हम समझते हैं फंक्शन ऑफ सेसेमॉइड बोन, यानी सेसेमॉइड बोन का फंक्शन क्या क्या है। तो उसके पहला फंक्शन है टू रेजिस्ट प्रेशर, दूसरा टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गई आपकी, ये माउस से होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जैसे कि आपका नी हो गया और ये हो गया, अगर नी में अगर पटेला नी होगा तो क्या होगा कि जब आप नी को जैसे मतलब नी को आगे की तरफ फ्लेक्स करने की ट्राई करोगे, मतलब एक्सटेंशन करने की ट्राई करोगे, तो वो काफ़ी मुश्किल से एक्सटेंड होगी, क्योंकि उसके बीच में कोई भी बोन नहीं है, वो फाइबर टू फाइबर एक्सटेंड हो रही है, जिस वजह से आपको एक्सटेंड करने में बहुत ज़्यादा जोर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, और उसी जगह अगर यहाँ पर एक पटेला प्रेजेंट हुई तो पटेला के एक पुल्ली की तरह काम करती है। तो जब आप इस मसल से अगर आप पीछे की तरफ खींचोगे तो ये जो पैर होता है ये ऑटोमेटिकली आगे होने लग जाता है, मतलब आपका जो फ्रिक्शन, जब वो आपका जो मतलब जो फोर्स होती है वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है। तो ये इसमें बता रखा है टू रेजिस्ट प्रेशर टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, यानी कि प्रेशर रिड्यूस हो गया, रेजिस्ट हो गया एकदम ही, मिनिमाइज फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन जो है, अगर पटेला अगर एकदम ही स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एकदम रिड्यूस हो जाएगा, जिस कारण आप अपने पैर को एकदम आसानी से ऊपर कर सकते हो। फिर नीचे बता रखा है टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ द मसल, और जब आप यानी कि मसल्स को जब आप पुल करोगे
तो उसका जो डायरेक्शन है उसको वो चेंज कर देगा। जैसे कि अब यहाँ पे आप डायरेक्टली पुल कर रहे हो, लेकिन जब आप इसको पटेला होगा तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ पुल है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। एक पुल्ली की फॉर्म में हमारी जो हमारा नीचे का जो एरिया है हमारे लेग है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में पुल होगा बाय द हेल्प ऑफ पटेला। और चौथा फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द लोकल सर्कुलेशन, प्रोटेक्ट द वेसल्स एंड नर्व। यानी कि ये साथ में आपकी जो नी है ना, अगर डायरेक्टली अगर ये आपका पैर क्या होते हैं आसानी से कहीं भी आप गिर जाओगे, आपके डायरेक्टली आपके पैर पर मतलब आपके नी पर चोट लग सकती है। तो पटेला क्या होता है कि प्रोटेक्ट भी आपके नर्व्स और वेसल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। आपकी जो ये पटेला आपके नी कैप, अगर ये ना हो तब सीधा आपके घुटने पर लगेगी और सीधा आपके कोई नर्व या फिर वेसल्स डैमेज हो जाएगी, जिस वजह से आपके नी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं एक्सेसरी बोन्स पे, जिसको हम कहते हैं सुपरनमरी। तो ये क्या होती है, बहुत ही कम प्रेजेंट होती है, मतलब सब में नहीं होती है, मतलब बहुत ही कम लोगों में होती है, मतलब कि एकदम ही ना के बराबर लोगों में होती है। तो एक्सेसरी बोन्स में क्या होती है, आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये सब में नहीं होती है। ओके, दीज में ऑकर एज अनयूनाइटेड एपिफाइजल डेवलपमेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। तो ये कैसे डेवलप हो सकते हैं आपके जब हम आगे समझेंगे कि हमारी बोन्स कैसे डेवलप्ड होती है, तो हमारे जो बोन्स जो डेवलप्ड होती है वो एक सेंटर के ज़रिए मतलब कि डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर से स्टार्ट होती है। और वो सेंटर अगर कंटिन्यूसली अगर आपकी बोन्स को डेवलप करता रहा तो आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बोन क्रिएट होने लग जाती है, एक एक्स्ट्रा बोन बन जाती है। ओके, जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी बोन, जिसका कोई रोल नहीं होता है, बस वो ऐसी बन जाती है। एग्जाम्पल इसमें लिखा है सूचरल बोन्स ऑफ द स्कल। आपकी मतलब आपके स्कल के सूचरल बोन जो है वो उसमें क्या होता है, वो एक्स्ट्रा बन जाती है। ये वैसे तो अंदर ऐसा लगे जैसे अंदर ही है, लेकिन ये थोड़ा बाहर की तरफ होती है, स्कल से थोड़े बाहर होती है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होते हैं। ठीक है, आपके जो सर्वाइकल रिब्स है, सर्वाइकल और रिब्स के जो जॉइंट होता है वो उसके ऊपर बोन क्रिएट हो जाना, मतलब जॉइंट पे नहीं, मतलब कि सर्वाइकल पे आपका सर्वाइकल के ऊपर रिब्स आ जाना, तो उसको बोले सर्वाइकल रिब्स। लंबर के ऊपर रिब्स आ जाना, मतलब एक्स्ट्रा बोन आ जाना, जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी बोन, जिसको रिमूव करने में सबसे भलाई है। ओके, द सूचर और वोमिनर बोन्स इज मोस्टली सीन इन द रीजन ऑफ द लैम्डा। तो जो सूचर बोन है वो कहाँ पर देखी जाती है, लैम्डा रीजन। लैम्डा रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा जो स्कल रीजन है, जहाँ पर हमारी पैराइटल बोन और ये ऑसिपिटल बोन जहाँ पर ज्वाइन करती है, वहाँ पर ये देखा जाता है, क्या सूचरल बोन देखी जाती है। दिस कैन बी प्रेजेंट एट एस्टीरियन एंड पैक्टेरियन एज वेल। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, एस्टीरियन में भी हो सकती है और पैटेरियन में भी हो सकती है। सच बोन आर कॉमन इन हाइड्रोसेफेलिक स्कल्स। तो ये बोन कॉमनली क्रिएट कब होती है, जब हमारी स्कल्स में जब हमारी स्कल हाइड्रोसेपेलिक हो जाती है। हाइड्रोसेपेलिक क्या होती है, यानी हमारे स्कल्स के अंदर एक तो ना फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं CSF। CFS का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो CFF की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए हमारे ब्रेन में, उस फ्लूइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है उसमें काफ़ी प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को पड़ने जैसे हमारे ब्रेन में, हमारे स्कल में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण हमारे स्कल से कुछ बोन्स, कुछ अनडेवलपमेंट, कुछ अननीडेड बोन क्रिएट हो जाती है हमारे स्कल से। फिर हम आगे आते हैं, इन मेडिको लीगल प्रैक्टिस एक्सेसरी बोन में भी मिस्टेकन फॉर फ्रैक्चर। तो जो हमारी जो एक्सेसरी जो बोन होती है वो कभी कभार कहते हैं फ्रैक्चर की वजह से भी बन जाती है। कभी कभार हमारी फ्रैक्चर हो जाता है हमारे बोन के अंदर, जिस कारण हमारे बोन मतलब न्यू बोन क्रिएट होने लग जाती है, और वो जो ओल्ड बोन जो फ्रैक्चर हो चुकी है वो कभी कभार उस न्यू बोन के ऊपर अटैच होने लग जाती है। ओके, फिर हाउएवर दीज आर ऑफन बायलेटरल। हालांकि ये जो बोन्स है ये बायलेटरल, मतलब इसकी दो सरफेसेस होती है, एंड हैव स्मूथ सरफेस विदाउट एनी कैलस। और इनकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है बिना किसी कैलस के। कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस एक बोनी हीलिंग टिश्यू होता है जो बोन्स के अराउंड देखा जाता है, जो बोन्स फ्रैक्चर हो चुकी होती है। यानी कि कैलस का मतलब आप कह सकते हो हीलिंग टिश्यू, बोन हीलिंग टिश्यू को हम कैलस कहते हैं, फ्रैक्चर जो कि फ्रैक्चर वाली जगह प्रेजेंट होता है, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद ये कैलस आ जाते हैं उस फ्रैक्चर वाली एरिया को हील करने के लिए। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा दिया, क्योंकि मैं चाहता नहीं कोई पॉइंट मिस हो, आपसे कोई
मैं चाहता हूँ एकदम अच्छा आप डिटेल से जाने जो भी जानना चाहते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा एनाटॉमी का पहला पार्ट है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हम आगे के पार्ट्स बनाएंगे एक एक करके। तो तब तक के लिए गुड बाय।